हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है सिख धर्म का इतिहास। ये आज अपने सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो और दूसरे वाले वीडियो में सिख धर्म के 10 गुरु के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लेना। आज अपन पढ़ने वाले हैं बंदा बहादुर के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों, जो वास्तविक में बड़े ही बहादुर व्यक्ति थे साथियों। और मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है और आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना और शेयर जरूर से जरूर कर देना साथियों। आज अपन पढ़ने वाले हैं बंदा बहादुर के बारे में पढ़ने वाले साथियों। जो आप ये नीचे स्क्रीन में देख रहे हो इमेज, ये हो जाएंगे बंदा बहादुर हो जाएंगे साथियों, जो वास्तव में बड़े बहादुर और साहसी व्यक्ति थे साथियों। और इसी के कारण इसको सिख धर्म में राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म का धार्मिक गुरुजी कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों। मैं देखता हूँ इसका आंसर कौन सत्य देता है। और इनका जन्म कश्मीर में 27 अक्टूबर 1670 में हुआ था साथियों। ध्यान रखना, ये मूलतः पंजाब के नहीं थे और इनका जन्म हुआ था कश्मीर में हुआ था, 1670 में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम हो जाएगा लक्ष्मण देव हो जाएगा साथियों। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि बंदा बहादुर का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, तो लक्ष्मण देव हो जाएगा साथियों। जो गुरु गोविंद सिंह के बाद में ये पंजाब के अच्छे नेता बन जाते हैं। और इसे कुश्ती और शिकार करने का बड़ा ही शौक था साथियों। जैसे आपको पढ़ने का शौक है, खेलने का शौक है, जैसे अपने इनको कुश्ती और शिकार का बड़ा ही शौक है। और एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। तत्पश्चात एक गर्भवती हिरण का शिकार कर लेते हैं। तब उनका मन परिवर्तन हो जाता है। फिर वो घर को छोड़ के चले जाते हैं साथियों। यानी कि हिरण के कारण एक लक्ष्मण देव नॉर्मल सा आदमी एक बंदा बहादुर बन जाता है। यानी कि हिरण बड़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे अपने रामायण में राम एक नॉर्मल से आदमी होते हैं, तत्पश्चात वह हिरण का शिकार करने के लिए जाते हैं, तब क्या बन जाते हैं, भगवान श्री राम बन जाते हैं। और वास्तव में हिरण बड़ी ही इम्पोर्टेंट है साथियों। जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं तब उनके गुरुजी बन के हैं जानकी दास बनते हैं साथियों। और अपना नाम क्या बताते हैं, माधव दास बताते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके पहले गुरुजी कौन से हो जाएंगे, जानकी दास हो जाएंगे, जिससे इनके धार्मिक ज्ञान का विकास होता है। और ये अपना नाम क्या बताते हैं, माधव दास बताते हैं साथियों। तत्पश्चात वहाँ से वो कुछ दिनों के बाद में निकल के गोदावरी नदी के तट पर एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं, यानी कि एक आश्रम बनाते हैं और वहीं पे ध्यान मग्न करते हैं साथियों। और एक दिन गोविंद सिंह वहां से होकर जा रहे थे। फिर उसको अपनी शिक्षा लेने के आधार पर बुलाते हैं, फिर उसको शिक्षा देते हैं। तब उसका नाम रखते हैं बंदा सिंह बहादुर रखते हैं साथियों। इस प्रकार से पहली बार गोविंद सिंह जी और बंदा सिंह बहादुर की पहली बार मुलाकात होती है। फिर ये शिष्य और गुरुजी बन जाते हैं, फिर उसको शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से ये महान व्यक्ति बन जाते हैं। जब ये गोविंद सिंह की मृत्यु होती है तब उसके इच्छा अनुसार ये पंजाब का नेता और सिख धर्म का अच्छा सा नेता बन जाता है। यानी कि गोविंद सिंह के बाद में पंजाब का नेता कौन सा बन जा गया था, ये बंदा बहादुर बन गया था, जो आप नीचे इमेज में देख सकते हो। और गोविंद सिंह ने इसे अपने अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षा दी थी साथियों। और धार्मिक जानकारी किसे मिलती थी, जानकी दास से मिलती थी साथियों। इस प्रकार से ये एक नॉर्मल सा आदमी कैसे बहादुर व्यक्ति बन गया था साथियों। कहाँ पे जन्म हुआ था, कश्मीर में जन्म हुआ था। और ये कैसे इनको पंजाब में एक के नेता के रूप में ये उभरे थे साथियों। इस प्रकार की ये कहानी है। जब ये गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तब अपनी छोटी सी टुकड़ी लेके ये सोनपत और केसर पर हमला करके अपने पंजाब राज्य को विस्तार करते हैं। इस प्रकार से वो धीरे धीरे करके मुगल एम्पायर को बर्बाद करने के लिए चले जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे जवाहर सिंह और फतेह सिंह,
इनको मारने वाला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? वजीर खान हो जाएगा, जिसको हमने दीवार में चुना लिया था ना, उसको ये बुरी तरह से मरवाता है। ध्यान रखना, बुरी तरह से मरवाता कौन मरवाता है? बंदा सिंह बहादुर मरवाता है। दौड़ा दौड़ा के वो भगाता है, मरवाता है, इस तरह से वो मरवाता है। और बंदा सिंह का उद्देश्य यही था कि पंजाब में सिख राज्य की स्थापना करना। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंजाब में जो सिख है ना, उसका एक अलग से समुदाय की निर्माण करवाना, तो ये इनका बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य था। और इन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ की स्थापना करवाई थी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि पंजाब की राजधानी कौन सी हो जाएगी बंदा सिंह बहादुर के समय? तो लोहागढ़ हो जाएगी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहा था कि पंजाब को भारत से अलग करना चाह रहा था और अलग से अपने राज्य की स्थापना करना चाह रहा था, और उसके समय ऐसा ये चल रहा था। लेकिन ये वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी जारी करवाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और ये वाले क्वेश्चन आपसे सीधे ही पूछे जाते हैं कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के जारी कराने वाला व्यक्ति कौन सा हो जाएगा? तो बंदा सिंह बहादुर हो जाएगा। साथियों, अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। यदि दोस्तों आप यहाँ तक देख रहे हो, तब आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। साथियों, अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं बादशाह फर्रुखशेर। फर्रुखशेर कौन से हो जाएंगे? ये अपने औरंगजेब के बेटे हो जाएंगे, जो औरंगजेब के बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं। साथियों, जब ये बात फर्रुखशेर को पता चलती है कि वजीर खान की मृत्यु करने वाला व्यक्ति हो जाएगा बंदा बहादुर हो जाएगा। साथियों, और इसको मारने के लिए एक छोटी सी टुकड़ी अब्दुल सदर के नेतृत्व में पंजाब में भेजी जाती है। फिर खाना न होने के कारण में ये 7 सितंबर 1715 में आत्मसमर्पण कर लेती है। यानी कि इनमें जीत किसकी होती है? बंदा सिंह बहादुर की हो जाती है। बंदा बहादुर इसको फर्रुखशेर को मारने के लिए 1716 में 794 सिखों के साथ में वो दिल्ली में आ जाते हैं। तब ये बात जब फर्रुखशेर को पता चलती है, फिर इसको पकड़ने के लिए एक चाल रचा जाता है। फिर अपने 5 माह से लगा के 13 मार्च तक हर दिन 100 सिखों को फांसी दी जाती है। तब ये बात बंदा बहादुर को पता चलती है, फिर वो मजबूरन दिल्ली के साम्राज्य में आना पड़ता है, फिर अपने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इस प्रकार से ये बंदा बहादुर पकड़ा जाता है फर्रुखशेर के हाथों में। जब ये पकड़ा जाता है, तब इनके सैनिकों को और इनको खुद को मार दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। साथियों, यानी कि फर्रुखशेर ने एक जाल बिछाया था इनको पकड़ने के लिए। ये बिछाया था कि 5 माह से लगा के 13 मार्च तक हर दिन 100 सिखों को मारा जाएगा, फिर मजबूरन उनके पास में आना पड़ता है। इस प्रकार से ये पकड़ा गया था। और वास्तव में अगर ऐसा ये कांड नहीं करता तो ये फर्रुखशेर को मार ही देता, और ये पंजाब का पहला ऐसा सुल्तान बनता जो अपने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने वाला व्यक्ति हो जाता। और ये वास्तव में बड़ा ही बहादुर व्यक्ति था। और बंदा सिंह बहादुर मरने से पहले क्या क्या कार्य किए वो भी अभियान देख लेते हैं। इसने सबसे पहले दास प्रथा को मुक्त कराया, यानी कि जितने भी जमींदार बड़े बड़े होते हैं ना, उसके अंदर जो भी अपने कृषक होते हैं, जो भी मजदूर होते हैं, जो भी दास होते हैं, उसके अंडर में कार्य करते हैं, वो भी एकदम फ्री उसको ये मुक्त कराते हैं, यानी कि स्वतंत्र करा देते हैं। और दूसरा कार्य यही करवाया कि पंजाब में पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता रखी गई थी, यानी कि मुसलमान के अंदर कोई भी कार्य नहीं करेगा, अपनी खुद के अनुसार कोई भी धर्म पालने की स्वतंत्रता इन्होंने प्रदान कर दी थी। और इनके खुल के सेना में 5000 से अधिक मुस्लिम सैनिक थे। और इस प्रकार से ये बंदा बहादुर की कहानी समाप्त हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है और सबसे बहादुर पर्सन यही मिलते हैं। साथियों, यदि दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देख लेते हैं
बंदा सिंह बहादुर और उसके बाद में रणजीत सिंह से पूरे बीच वाला समय है ना, वो किस प्रकार से सिख धर्म का चला था वो भी अपन देख लेते हैं। जब बंदा सिंह बहादुर के पश्चात में कोई भी अच्छा नेता नहीं बना था, फिर ये सिख धर्म धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। फिर आखिरकार एक कुतुब सिंह के नेतृत्व में सिख धर्म के जितने भी टुकड़े थे ना, उनको विलय किया जाता है और खालसा में एकत्रित किया जाता है। और इसका नेता होता है जज के नेतृत्व में होता है। और ये कुल दल 12 भागों में विभाजित किए गए थे और हर किसी को बराबर भागों में बांटा गया था। और बराबर भागों का मतलब होता है मिसल होता है, इस प्रकार से ये होता है। और इन सभी मिसल का मुखिया शुक्ल चकिया कहलाता है साथियों। यानी कि ये एक प्रकार का दल होता है जो 12 दलों का मुखिया होता है, जो इनका नेता होता है, जो इनके 12 दलों का नेतृत्व करेगा। और इसका नेता होता है महावर सिंह होता है और इनका ही बेटा होता है रणजीत सिंह होता है, जो वो इस प्रकार से ये सारा कुछ का साम्राज्य संभालते हैं। और रणजीत सिंह का जन्म होता है 13 नवंबर 1780 में होता है और वो इस प्रकार से ये सारे 12 दलों को संभालते हैं। यानी कि अब अगला नेता कौन सा हो जाएगा? रणजीत सिंह हो जाएगा साथियों। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रणजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। ये रहे महाराजा रणजीत सिंह और नीचे आप इमेज में भी देख सकते हो, बड़े बहादुर व्यक्ति थे साथियों। इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। और ये महाराजा रणजीत सिंह 1798 में लाहौर के शासक बने थे और इन्होंने महाराजा की उपाधि 1801 में धारण की थी। वास्तव में ये अच्छे महाराजा थे और इन्होंने गुरु नानक के वंशज को ताजपोशिता दी थी, यानी कि इनको अच्छा पद दिया था। और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। तत्पश्चात 1802 में अमृत की ओर रुख किया था और इन्होंने भारत को अफगान के द्वारा किए गए जितने भी अपने विरोध थे, जितने भी आक्रमण थे, उनको ये बचाने का कार्य करते थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, वो अपने भारत और अफगान के बीच में स्थापित है। जो भी अपने आएगा या जाएगा वो अपने महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में होता था साथियों। इस प्रकार से बचाने का श्रेय किसे जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को जाता है। और इन्होंने अपने सूबों को 4 भागों में बांटा था। पहला हो जाएगा पेशावर, दूसरा हो जाएगा कश्मीर, जहाँ पे किसका जन्म हुआ था? बंदा सिंह बहादुर का जन्म हुआ था। तीसरा हो जाए मुल्तान और लाहौर इनकी राजधानी हो जाएगी। यानी कि 4 भागों में ये विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार से ये सिख साम्राज्य का धीरे धीरे करके विस्तार हो रहा था। जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है कि सिख साम्राज्य बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही विशाल साम्राज्य फैल रहा है, फिर अंग्रेजों के द्वारा एक संधि की जाती है। उसका नाम होता है अमृतसर संधि होता है और यह होती है 25 अप्रैल 1809 में होती है और महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी में होती है। और उसके समय गवर्नर जनरल मिंटो होते हैं साथियों। परंतु इस संधि में भाग लेते हैं चार्ल्स मेडकोफ के द्वारा ली जाती है और यही ये सिग्नेचर करते हैं। और इसमें निर्णय यही लिया जाता है कि सतलज नदी के पूर्व वाला भाग अपने अंग्रेजों तक होगा और सतलज नदी तक यानी कि उसकी सीमा तक पूरा भाग अपने रणजीत सिंह के अंडर में रहेगा। इस प्रकार से ये होते हैं साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किन के बीच में हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकोफ के बीच में हुई थी साथियों। और इसके समय गवर्नर जनरल कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे साथियों। वैसे भी मैंने आपको भारत के जितने भी गवर्नर जनरल, वायसराय जितने भी है वो भी मैंने आपको सब कुछ करवाया है, आप जरूर से जरूर देख लेना साथियों। और महाराजा रणजीत सिंह के 2 प्रमुख मंत्री होते हैं जो अच्छे रोल अदा करते हैं।
पहले का नाम हो जाएगा फरीक अब्दुल दीन हो जाएगा और दूसरे का नाम हो जाएगा दीनानाथ हो जाएगा। ये इनके बड़े ही अच्छे और मित्र होते हैं। और महाराजा रणजीत सिंह का एक दोस्त होता है, शाह सूजा होता है, जो अच्छा ही बड़ा ही मित्र होता है। और इनको शाह सूजा को पकड़ लिया जाता है कश्मीर के सूबेदारों के द्वारा, वहां पे शेरगढ़ में कैद किया जाता है। और वहीं से आता है कोहिनूर हीरा आता है, जो किसके पास में होता है? शाह सूजा की पत्नी के पास में होता है, जो महाराजा रणजीत सिंह को दिया जाता है। रणजीत सिंह कश्मीर के सूबेदार को दिया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। यानी कि कोहिनूर हीरा अब किसके पास में आ गया था? कश्मीर के सूबेदारों के पास में आ गया था। यानी कि कोहिनूर हीरा की कहानी भी आज भी चल रही है, जो वर्तमान में कहाँ पे है? ये अपने हो जाएंगे इंग्लैंड में हो जाएगा साथियों। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है साथियों। यानी कि इसके शासन में किसी भी प्रकार का कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का आक्रमण नहीं होता है, ना ही किसी भी मुगल साम्राज्य का आक्रमण होता है। और यहीं से आपके क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा ही जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इनके बेटे मुख्य रूप से 3 ही हो जाएंगे। पहला हो जाएगा महाराजा खड़क सिंह हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महाराजा शेर सिंह हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह जी हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके 3 पुत्र हो जाएंगे साथियों। और ये हो गया आपका तीसरा वीडियो पूरा हो गया साथियों। कल मैं आपको महाराजा दिलीप सिंह के बारे में सब कुछ बताऊंगा, फिर इसके द्वारा जितने भी आंग्ल सिख युद्ध हुए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको संधियों के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। और आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।